Hello students, my name is Meenakshi. Welcome to my channel Advanced Learning Center. Today we will discuss UPSC EPFO MCQ Part 5 of Accounts. So आज हम क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करेंगे और टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू अकाउंट्स. सो लेट्स स्टार्ट. 76 क्वेश्चन नंबर, ये हम कर रहे हैं MCQ पार्ट 5. पहले मैंने 4 वीडियोस डाल दिए हैं, उसमें मैंने अकाउंट्स के 75 तक क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं. सो आज हम डिस्कस करेंगे 76 क्वेश्चन से 90 क्वेश्चंस तक. तो फर्स्ट जो है 76 क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ. सबसे पहले है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर इज़ द रूल फॉर. मैंने अपने वीडियोस में जो अकाउंट्स के वीडियोस हैं उसमें मैंने एक गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग जो है वो डिस्कस किया है डिटेल में. उसका ब्रीफ जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. अभी हमारे जो अकाउंट्स है गोल्डन रूल में, ये 3 तरह के अकाउंट्स कवर करते हैं, जैसे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट आगे फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड है. पर्सनल अकाउंट जो है बेसिकली पर्सनल मीन्स जो पर्सनस के साथ रिलेटेड है, ठीक है. और जो पर्सनल अकाउंट है उसमें 3 तरह की कैटेगरीज है. फर्स्ट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स. नेचुरल पर्सनल अकाउंट में वो अकाउंट्स हैं, दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स लाइक अस, ठीक है. जो पर्सन यानी कि दे पोजेस फिजिकल एग्जिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं नेचुरल पर्सन अकाउंट. उसके बाद एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल जो है नेचुरल पर्सनल का, वो जैसे कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट हम हो गए, ठीक है. हम लोग जैसे नॉर्मल जो पीपल है, डेटर अकाउंट, ये सारा किस में आता है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट में. उसके बाद आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. आर्टिफिशियल पर्सन वो है जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई आर्टिफिशियल उनकी आइडेंटिटी है, जैसे कंपनी, कोई बैंक, कोई क्लब, कोई इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है. उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल, जिसकी इन द आइज ऑफ लॉ कोई आइडेंटिटी जो है वो सेपरेट है फ्रॉम द ह्यूमन बींग्स, ठीक है. उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. रिप्रेजेंटेटिव जो पर्सनल अकाउंट है दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम दीज 2 अकाउंट्स, ओके. इट मीन्स दोज अकाउंट्स विच रेफर्स टू और विच रिप्रेजेंट अ पर्सन और ग्रुप. वो डायरेक्टली अकाउंट नहीं है उनको, मतलब कि उनके साथ डायरेक्टली रिलेटेड, वो डायरेक्टली नहीं बोलते कोई पर्सन जो है, वो इनडायरेक्टली जो है वो रिलेटेड है उस पर्सन से, ठीक है. इसके एग्जांपल है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. ऐसी टर्म्स जो है वो एग्जांपल्स हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का वो पूछ लेते हैं कि वो रिप्रेजेंटेटिव है, नेचुरल है, या फिर वो आर्टिफिशियल है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है. रिप्रेजेंटेटिव मीन्स दोज अकाउंट्स विच रिप्रेजेंट पर्सन और ग्रुप. सो उन्होंने पूछा कि जो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर है वो इनमें से किसका है, ठीक है. आगे आता है रियल अकाउंट. रियल अकाउंट का जो मतलब है वो है कि दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू एसेट्स which are tangible or intangible, they all are assets covered under the real accounts. चाहे वो tangible है, चाहे वो intangible assets है फर्म के या कंपनी के, वो किस में आते हैं? रियल अकाउंट्स में. बेसिकली रियल में हम बोलेंगे एसेट्स को डिस्क्लोज करता है, एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है रियल अकाउंट. तो इसमें 2 तरह के अकाउंट आते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल. टेंजिबल क्या है? दैट कैन बी टच्ड और फिजिकली फील, ठीक है, उसको बोलते हैं हम टेंजिबल. जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड, उसको हम बोलेंगे टेंजिबल रियल अकाउंट्स. उसके बाद इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स, दोज अकाउंट्स विच कैन नॉट बी टच्ड और फेल्ट फिजिकली, ठीक है. जैसे कोई गुडविल, अब देखो कंपनी की गुडविल है, कंपनी की रेपुटेशन है, वो हम फील कर सकते हैं, ठीक है. उसको हम टच नहीं कर सकते और ना ही हम फिजिकली उसको टच कर सकते हैं, ना ही उसको देख सकते हैं. तो गुडविल जो है वो इनटेंजिबल है. ऐसे ही ट्रेडमार्क, अगर किसी का कोई ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, तो वो भी क्या है? इनटेंजिबल, ठीक है. उसके बाद आता है नॉमिनल अकाउंट. ये गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग है. इसमें 3 अकाउंट्स कवर किए, जिसमें पर्सनल, रियल मैंने एक्सप्लेन कर दिए. उसके बाद आता है नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट बेसिकली रिलेटेड टू दी एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स और गेन्स. दोज अकाउंट्स बेसिकली विच रिप्रेजेंट एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स और गेन्स, उसको हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट्स. नॉमिनल जो है उसमें
बेसिकली जैसे सैलरी है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कमीशन पे की है, कोई एक्सपेंस है या कमीशन रिसीव की है, वो हमारा क्या है, इनकम। रेंट रिसीव किया है, वो भी क्या है, इनकम। रेंट पे किया है तो वो क्या है, एक्सपेंस। अगर कोई गेन है, जैसे कोई एसेट थी वो मैंने परचेज की थी, अब मैंने उसको सेल कर दिया, तो उसमें जो गेन आया वो क्या हो जाएगा, मेरा नॉमिनल अकाउंट। तो बेसिकली नॉमिनल अकाउंट जो है वो 4 टर्म्स को कवर करता है, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स और गेन्स। अब उसने पूछा रिप्रेजेंटेटिव, फोर्थ ऑप्शन जो है वो मैंने पर्सनल की है, वो मैंने एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। दोज अकाउंट्स विच रेफर टू अ पर्सन और अ ग्रुप। अब देखो डेबिट द रिसीवर, बेसिकली पर्सनल अकाउंट जो है उसका रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो जिसे हम रिसीव करते हैं उसको डेबिट, और जो क्रेडिट है वो क्या है, गिवर, ठीक है। तो ये जो है रूल, ये है पर्सनल अकाउंट का। अगर कोई रिसीवर है तो उसका अकाउंट डेबिट कर दो, अगर कोई क्रेडिट है, अगर कोई गिवर है तो उसका अकाउंट क्रेडिट कर दो। उसके बाद आता है रियल। रियल में क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। ये रूल किसका है, रियल का। अगर तो डेबिट है उसका मतलब व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस और जो लॉसेस है वो क्या है, डेबिट। और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स जो है वो क्या है, क्रेडिट। तो ये रूल किसका है, पर्सनल अकाउंट का। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पर्सनल अकाउंट। आई होप कि आपको अच्छे से ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने। उसके अलावा आपको पर्सनल, नॉमिनल, रियल अकाउंट भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। इससे भी क्वेश्चन जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। उसके बाद 77 क्वेश्चन है, एसेट्स विच आर एक्वायर्ड एंड हेल्ड परमानेंटली एंड यूज इन द बिजनेस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग प्रॉफिट्स। कहते हैं वो एसेट्स जिनको हम एक्वायर करते हैं और हेल्ड रखते हैं परमानेंटली एंड यूज इन द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस इन ऑर्डर टू अचीव द प्रॉफिट्स, ठीक है। अगर हम ऑब्जेक्टिव है कि प्रॉफिट्स करना है, परमानेंटली उसको एक्वायर करना है और उसको बिजनेस में यूज़ करके अब प्रॉफिट्स गेन करने हैं, तो यानी कि वो क्या है, एसेट्स। जो करंट एसेट्स हैं वो परमानेंटली नहीं है, वो शॉर्ट टाइम बेसिस के लिए है, तो करंट एसेट्स की ऑप्शन कैंसिल। इनटेंजिबल एसेट्स भी क्या है, आगे रियल अकाउंट, यानी कि जो इनटेंजिबल, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो हम सीन नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, वो है इनटेंजिबल एसेट्स। तो इसका मतलब है, इसका आंसर है fixed assets. Fixed assets are basically those assets which are acquired and held permanently in order to achieve the aim of or objective of the making profits. So इसका आंसर है A ऑप्शन, fixed assets. उसके बाद 78th क्वेश्चन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है कि जैसे कोई एक्सपेंस जो है वो ड्यू है बट अभी पे नहीं किया, उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ है तो एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करते हैं, ठीक है। सपोज किसी एम्प्लॉय की सैलरी है 10,000 में से अगर मैंने 5,000 पे कर दी इस मंथ की, और 5,000 जो है वो मेरा क्या कंसिडर करूँगी, जो मैंने नहीं पे की, डैट वाज आउटस्टैंडिंग, उसको भी पे करना है, ड्यू हो गई बट अभी पे नहीं की, तो उसको क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग। तो वो क्या है, लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो अभी पे करना है तो वो क्या है, कंपनी के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए लायबिलिटी। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए ऑप्शन, लायबिलिटी। एक्सपेंस है तो एक्सपेंस तो पे करेंगे, तो वो बिजनेस के ऊपर क्या हो जाएगी, लायबिलिटी। उसके बाद करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज क्या है, ठीक है, किसका ये फॉर्मूला है, फिक्स्ड कैपिटल का नहीं है, इसका आंसर है वर्किंग कैपिटल। अब क्या है वर्किंग कैपिटल, वो एक्सप्लेन कर देते हैं। वर्किंग कैपिटल मीन्स द कैपिटल ऑफ द बिजनेस विच इज़ यूज्ड इन इट्स डे टू डे ट्रेडिंग ऑपरेशंस। जो बिजनेस में डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है उसमें हम जो पैसा यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मीन्स कि वर्किंग, जब बिजनेस वर्क करता है तो उसमें जो पैसा यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, वर्किंग कैपिटल। उसके बाद 80th क्वेश्चन है, all those assets which are converted into cash in the normal course of the business within 1 year are known as। मैंने अभी बताया जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए यानी कि विद इन 1 ईयर जो एसेट्स जो है वो इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में, वो क्या है। फिक्स एसेट्स तो है नहीं क्योंकि वो तो लॉन्ग टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स जो है,
फिक्टिशियस एसेट जो है उसका मीनिंग है कि जैसे कि कोई एसेट्स, वैसे एसेट्स बेसिकली इनकी कोई रिलाइजेबल वैल्यू नहीं है। फिक्टिशियस एसेट्स आर नॉट एसेट्स इन द बिजनेस बेसिकली, ठीक है। जो एसेट्स हैं जैसे कि इनके जो एग्जांपल्स हैं, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है, जैसे कि बिजनेस अभी शुरू नहीं हुआ, उससे पहले जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं उसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, ठीक है, तो वो एक्सपेंसेस क्या है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके बाद जैसे जो प्रमोशन करनी पड़ती है बिजनेस की, तो वो भी किस में आ जाते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स में। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जैसे जो कि एग्जांपल्स हैं ऑफ फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट्स के लिए बेसिकली दोज एसेट्स विच हैव नो रिलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। उसके बाद अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, विद इन जो 1 ईयर जो है वो नॉर्मल बिजनेस में यूज़ किया जाता है और इजीली कन्वर्टेबल है इनटू कैश, वो है करंट एसेट्स, बी ऑप्शन, करंट एसेट्स। उसके बाद 81st क्वेश्चन, नेट प्रॉफिट इज कंप्यूटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। बैलेंस शीट में हम कोई नेट प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करते, उनको मैच किया जाता है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को, ठीक है। बैलेंस शीट जो है वो बेसिकली लाइबिलिटीज़ और एसेट्स को रिप्रेजेंट करती है, उनको मैच किया जाता है, उनकी टोटलिंग की जाती है और वो आपस में इक्वलाइज करने चाहिए। तो बैलेंस शीट जो है वो रिप्रेजेंट करती है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ और कैपिटल को। उसके बाद इनकम स्टेटमेंट है, बिल्कुल इनकम स्टेटमेंट जो है जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, वो जो है वो रिप्रेजेंट करता है नेट प्रॉफिट। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी नहीं नेट प्रॉफिट नहीं बताती। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी गलत है, तो इसका आंसर क्या है, बी ऑप्शन, इनकम स्टेटमेंट। उसके बाद 82nd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट स्टेट्स दैट द पब्लिकेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड नॉट बी डिलेड। कहता है कि वो क्या कंसेप्ट है इनमें से, चारों में से, जो कहता है कि पब्लिकेशन यानी कि उसको पब्लिश करना और जो प्रेजेंट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, उसको बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वो कौन सा कंसेप्ट कहता है, पहला है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट कहता है कि जो बियासनेस है वो नहीं होनी चाहिए बिजनेस में। बेसिकली बिजनेस में पार्शियलिटी जो है वो फॉलो नहीं करनी चाहिए, यानी कि कुछ एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना और कुछ को कम देना, और बियासनेस जो है वो बिजनेस में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए अगर आप बिजनेस को लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड के लिए अचीव करना चाहते हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट जो है वो बायसनेस को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद है टाइमिंग कंसेप्ट, कोई टाइमिंग कंसेप्ट जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। देन थर्ड इज टाइमलीनेस कंसेप्ट एंड द फोर्थ इज रिलायबिलिटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है टाइमलीनेस कंसेप्ट, तो आंसर इज सी। आंसर ऑफ 82nd क्वेश्चन इज सी। टाइमलीनेस कंसेप्ट कहता है कि जो पब्लिकेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसको डिले नहीं करना चाहिए। उसके बाद 83 क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स टाइप्स विच वुड बी इंक्रीज्ड बाय अ डेबिट। अब देखो मैंने पिछले वीडियोस में, पिछला जो इसका 4th पार्ट था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि डेबिट जो है वो क्या किए जाते हैं, जो एसेट्स है, ठीक है। एसेट जनरली हम क्या करते हैं, डेबिट। जैसे मैंने बिल्डिंग परचेज की, बिल्डिंग क्या है मेरे लिए, एसेट, ठीक है। बिजनेस अगर मैंने परचेज की है तो बिल्डिंग क्या हो जाएगी, डेबिट। ज़्यादातर जो है वो बिल्डिंग क्या होती है, अगर बिल्डिंग जो एसेट्स है वो क्या होते हैं, डेबिट। तो एसेट जो है वो डेबिट किए जाएंगे। एक्सपेंसेस जो है, जैसे मैंने नॉमिनल अकाउंट में बताया कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिट, तो एक्सपेंसेस और एसेट्स क्या हो जाएंगे, डेबिट। और लायबिलिटी, कैपिटल, इक्विटी, जिसको हम कैपिटल को इक्विटी बोलते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, क्रेडिटेड। अगर आपको अब उन्होंने बोला कि वो क्या है, अगर इंक्रीज किया जाए तो वो डेबिट ही रहते हैं, तो वो है एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। अगर आप एसेट्स और एक्सपेंसेस में इंक्रीज करोगे, जैसे एसेट्स मैंने बताया इंक्रीज करोगे तो आप डेबिट हो जाएंगे, डेबिट ही रहेंगे। अगर एसेट्स जो है वो डिक्रीज करेंगे तो वो क्रेडिट हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एसेट जो है वो इंक्रीज होगा तो वो डेबिट ही रहेगा क्योंकि उसका बैलेंस क्या है, ऑलरेडी डेबिट। अगर आप उसको डिक्रीज कर दोगे तो उसका जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ऐसे ही सेम एक्सपेंसेस के केस में, अगर तो एक्सपेंस जैसे मैंने रेंट पे किया तो आप इसकी जर्नल एंट्री क्या पास करोगे, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश, ठीक है। तो अगर मैंने रेंट जो पे कर दिया
और कैश मेरे से जा रहा है, यानी कि कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। ये मेरे अकाउंट्स के वीडियोस हैं, अगर मैंने अलग से इसकी प्लेलिस्ट की है, उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, क्या रूल है इनका, वो आप अच्छे से वीडियो उनको सुन लेना, आपकी बहुत हेल्प होगी काफ़ी एग्जाम में जिसमें भी अकाउंट्स आएगा, ठीक है। तो एसेट जो है वो डेबिट होंगे, एक्सपेंसेस जो है वो डेबिट होंगे। अगर एक्सपेंसेस जो है वो डिक्रीज, यानी कि अगर मैं बोलूँ कि हम जो है वो इनकम, जैसे मैं कोई इनकम रिसीव करी तो उसका बैलेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ठीक है। ऐसे ही लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो लाइबिलिटी का बैलेंस क्या रहता है, क्या उसको क्या करते हैं, अगर मैं बोलूँ कि कोई लाइबिलिटी पे की है, ठीक है, तो लाइबिलिटी जितनी भी है वो क्या हो जाएंगी, क्रेडिट, ठीक है। तो लाइबिलिटी जो है वो उसका बैलेंस क्या रहता है, क्रेडिट। एक्सपेंस जो है उसका डेबिट, एसेट जो है उसका डेबिट, और अगर कोई इनकम है तो वो क्रेडिट। तो इसको नोट कर लेना। अगर इंक्रीज डिक्रीज जो है वो मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इसका आंसर क्या है क्वेश्चन का, सी ऑप्शन, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। उसके बाद 84th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसेक्शन हैव नो इम्पैक्ट ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी। शेयर होल्डर्स इक्विटी मीन्स जो ऑनर की इक्विटी है, ठीक है, ऑनर की कैपिटल है, उस पर किस ट्रांसेक्शन का इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अगर मैं बोलूँ नेट लॉस, अगर बिजनेस में लॉस होगा तो ऑफकोर्स कैपिटल के ऊपर असर पड़ेगा, ठीक है, कैपिटल जो है वो रिड्यूस होगी, कैपिटल जो है वो अगर लॉस होगा तो प्रॉफिट नहीं ऐड होगा, तो कैपिटल हमारी इंक्रीज नहीं होगी, तो बिजनेस में जो नेट लॉस है उसका इम्पैक्ट पड़ता है, वो माइनस होता है कैपिटल में से, इसलिए उसका इम्पैक्ट पड़ता है। अगर डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स की बात करूँ, अगर जैसे अगर मेरे प्रॉफिट्स नहीं होंगे, ठीक है, तो कैपिटल जो है अगर डिविडेंड पे कर दूंगी शेयर होल्डर्स को तो उनकी इक्विटी क्या हो जाएगी, ऐड ऑन हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, इंक्रीज। तो यानी कि इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। इम्पैक्ट मीन्स अगर इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, इम्पैक्ट तो पड़ ही रहा है, ठीक है। उसके बाद डी ऑप्शन, इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश बाय स्टॉक होल्डर्स, अगर वो कैश में, इसका भी क्या पड़ेगा, ये भी स्टॉक होल्डर्स के साथ रिलेटेड है ट्रांसेक्शन, ठीक है, कैश में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी तो ये भी उनके साथ रिलेटेड है। ए ऑप्शन है परचेज ऑफ लैंड, कोई लैंड परचेज की फ्रॉम द बैंक लोन। अब देखो ये बैंक लोन, आउटसाइडर लोन के थ्रू उन्होंने लैंड परचेज की है, कैपिटल के थ्रू नहीं उन्होंने परचेज की, तो इसका कैपिटल के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये आउटसाइडर लायबिलिटी है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन, परचेज ऑफ लैंड फ्रॉम प्रोसीड्स ऑफ बैंक लोन। This transaction have no impact on the stockholders equity. So answer is A. उसके बाद है 85th क्वेश्चन, which one of the following is known as king of all the books of accounts? A option journal, B option cash book, third is ledger and fourth is business. किस बुक को आप किसको जो है वो किंग ऑफ ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं, तो उसका आंसर है लेजर। लेजर क्यों, लेजर जो है इसमें सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है हर एक का, तो यानी कि ये हर एक की समरी जो है वो डिटेल में बताता है, ठीक है, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, किंग ऑफ ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ डेबिट बैलेंस, वही ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं अभी भी कह रही हूँ, आप इसको अच्छे से नोट कर लो। जो एसेट्स हैं, जैसे मैं आपको बोल के बता रही हूँ, आप अपने नोट्स जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लो। अगर तो एसेट है वो डेबिट होगा, लायबिलिटी है तो क्रेडिट होगी। एसेट्स में इंक्रीज आएगा तो डेबिट ही रहेगा, डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। लायबिलिटी क्रेडिट है तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट ही रहेगी, लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो वो डेबिट हो जाएगी, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि इनमें से कौन सा ऐसा बैलेंस है जिसका कौन सी ऐसा अकाउंट है जिसका बैलेंस जो है वो डेबिट रहेगा। मैंने बताया था एसेट जो है वो जनरली डेबिट बैलेंस होता है, एक्सपेंस जो है उसका भी डेबिट बैलेंस है, लॉस है तो वो भी डेबिट बैलेंस है, क्योंकि आपने रूल पढ़ा होगा नॉमिनल में कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड, तो ये भी क्या है, डेबिटेड बैलेंस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद 87th क्वेश्चन है, कहता है एन अकाउंट हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस इन जर्नल लेजर विल बी क्लासिफाइड एज।
अब इनमें से किसका क्रेडिट बैलेंस है? एसेट का तो डेबिट बैलेंस है, एक्सपेंस का भी डेबिट बैलेंस है। लायबिलिटी अकाउंट, बिल्कुल लायबिलिटी अकाउंट जो है इनमें से उसका क्या है? क्रेडिट बैलेंस। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, अ लायबिलिटी अकाउंट। उसके बाद 88th क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन टोटल ऑफ डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ऑफ अ लेजर अकाउंट, उसको हम क्या बोलते हैं? अगर मैं लेजर कोई प्रिपेयर करती हूँ, उसकी डेबिट और लेफ्ट साइड, डेबिट और क्रेडिट साइड का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं बैलेंस। सी ऑप्शन, बैलेंस। उसके बाद 89th क्वेश्चन, इफ द टोटल ऑफ द डेबिट साइड एक्सीड्स द क्रेडिट साइड द लेजर अकाउंट इज सेड टू हैव। अगर डेबिट साइड जो है वो ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, तो उसको क्या बोलते हैं कि जो लेजर है उस लेजर अकाउंट का क्या है? डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस। जब भी आपका डेबिट जो है वो इंक्रीज होगा या एक्सीड करेगा क्रेडिट से, तो उसको हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस, ठीक है। और अगर क्रेडिट जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो आंसर ऑफ 89th क्वेश्चन इज ए, डेबिट बैलेंस। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज 90th क्वेश्चन, इफ डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड इट रिप्रेजेंट्स। अगर बैंक अकाउंट का डेबिट बैलेंस जो है वो ज़्यादा है, डेबिट साइड का ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, तो उसको हम बोलते हैं कैश एट बैंक। तो आंसर जो है वो क्या है? ए। अगर क्रेडिट साइड का बैंक अकाउंट ज़्यादा है डेबिट साइड से, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बैंक ओवरड्राफ्ट। याद रखना, अगर तो डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है बैंक अकाउंट का क्रेडिट साइड से, तो उसको हम बोलते हैं कैश एट बैंक। अगर क्रेडिट साइड का ज़्यादा है बैलेंस, या कह लो कि अमाउंट ज़्यादा है डेबिट साइड से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट। तो इसका आंसर क्या है? ए ऑप्शन, कैश एट बैंक। सो ये थे 15 क्वेश्चंस इस वीडियो में। आई होप मैंने एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये मैटर नहीं करता कि आप कितने से ज़्यादा क्वेश्चन आप करते हो वीडियो में, मेन है कि एक क्वेश्चन को आप कितनी तरह से समझते हो, उसके ऑप्शंस के साथ जितने भी रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो आप कैसे समझते हो, वो ज़्यादा मैटर करता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर दीज वीडियोज़ टू योर फ्रेंड सर्कल, ठीक है, इन योर फ्रेंड सर्कल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।